थी और आप देख रहे हैं महाभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम का आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। जी हां, आज प्रधानमंत्री की नई टीम ने पदभार संभाला है। प्रधानमंत्री की ये नई टीम जिसमें वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैं। लेकिन इस टीम पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि ये नई टीम में कुछ डिब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा, पूरी की पूरी टीम बदलनी होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि जब एक सोच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उस पर निशाना क्यों? सरकार में विस्तार है लेकिन विपक्ष में क्यों हाहाकार है? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर, मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं। आई सर्वानंद सोनोवाल, मैं नारायण ठाकुरानी। पीएम मोदी की टीम खास, विपक्ष को नहीं आई रास। यस सर वाला जो है वो पूरा का पूरा कल्चर जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। युवा साथी तेज रफ्तार, विपक्ष में क्यों हाहाकार? एक विफल मंत्रिमंडल फेरबदल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नई चुनौतियां, नए साथी, विपक्ष क्यों खोज रहा जाती? खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार अब भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम है। युवा योग्यता, महिला, तजुर्बा और घटक दलों का समावेश। पीएम मोदी ने नई चुनौतियों के लिए नई टीम तैयार की। विकास को रफ्तार देने के लिए नए तौर तरीके, तेवर और तजुर्बे का तालमेल नई टीम में बिठाया। लेकिन ये बदलाव विपक्ष को रास नहीं आया। सरकार के विस्तार से विपक्ष में हाहाकार मच गया। ना उन्हें पेशेवर रास आए, ना युवा रास आए, सिर्फ सवाल उठाए। आखिर पुराने क्यों हटाए? आम आदमी पार्टी ने तो ब्यूरोक्रेट्स को मंत्री बनाने पर ही सवाल उठा दिए। राजनेताओं को जगह ना देके बाबुओं को, अगर ब्यूरोक्रेट्स को जगह दी जाए तो वो प्रधानमंत्री के सीधा अधीन होकर काम करते हैं, क्योंकि उनका कोई जनादेश नहीं है, उनके पास उनका कोई मैंडेट नहीं है। तो वो यस सर वाला जो है वो पूरा का पूरा कल्चर जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है। सत्यनिष्ठा से मोदी सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। कुल 9 महिलाएं मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन इस पर भी विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने इसे पीएम मोदी की पीआर टीम का प्रोपेगेंडा बता दिया। युवा मुख्यमंत्री की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने युवा मंत्रियों पर ही सवाल उठा दिए। उनके पीछे निहित स्वार्थ और एजेंडा बता दिया। अनुराग ठाकुर जी को इन्होंने पदोन्नति कर दी है। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या सोच के किया है। कुल मिला के अपनी विफलताओं का ठीकरा मोदी जी ने अपने नेताओं के ऊपर, अपने मंत्रियों के ऊपर डाल दिया है और एक बार फिर एंटी इनकम्बेंसी दिखाने का तरीका इनका है और एक विफल मंत्रिमंडल फेरबदल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस सवाल उठाने में पीछे नहीं रही। नवाब मलिक ने कहा कि टीम को नहीं, कप्तान को इस्तीफा देना चाहिए। नए मंत्री बनाए जाने पर नवाब मलिक ने बीजेपी वालों से हमदर्दी जताई और बोले अपनों को दरकिनार कर दूसरों को मंत्री बना दिया। महाराष्ट्र से बहुत सारे लोगों के नामों की चर्चा थी, लेकिन जो बीजेपी में सालों साल काम करते रहे उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। जो आया राम गया राम है उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया। कांग्रेस की बात बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब इनको क्या मतलब है? और मुझे लगता है कि केवल विरोध के लिए ही विरोध करना है तो फिर करते रहिए आपका हाशिर वही होगा जो हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बदलाव की वजह विफलता को बताया और कहा कि सरकार की पर्देदारी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किए गए लंबे चौड़े विस्तार और फेरबदल सरकार की अब तक की रही गलत नीतियों, कार्यकलापों एवं अन्य कमियों पर पर्दा नहीं डाल सकते तथा न ही इस पर से लोगों का ध्यान बांट सकते हैं। जनता व देश की बदहाल स्थिति सही समय पर परिवर्तन की राह देख रही है। कांग्रेस की सरकार में घोटालों के नाम आने पर भी मंत्री नहीं हटाए गए थे। जब तक कोर्ट ने सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर दिया तब तक मंत्री नहीं हटाए गए, लेकिन जब हटाए तो इतने बदलाव हुए कि गिनती के लिए उंगलियां कम पड़ गईं। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी अभी भी इस विस्तार पर सवाल उठा रही है। श्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सरकार नहीं चला सकते। सरकार में जो टैलेंट और बेंच स्ट्रेंथ की कमी है, जो पहले भी थी और अभी है, वो पूरी तरह से उजागर हुई है। कहीं ना कहीं दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास केंद्र सरकार का, और यही कारण है कि आज सफल करना पड़ा।
जिन मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, श्रम मंत्री हो, तमाम सारे मंत्री नकारा साबित हुआ और यही कारण है कि आज मोदी मंत्रिमंडल को सफल करना पड़ा। बहरहाल बदलाव या विस्तार प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार भी है और बदलाव कई बार जरूरत भी है। इस बदलाव के पीछे नई चुनौतियां, नई सोच और नया आयाम साफ नजर आते हैं। बात युवाओं की हो या महिलाओं की, अनुभव और योग्यता की, हर मामले में टीम 21 नजर आती है। लेकिन विपक्ष में इस विस्तार से हाहाकार है, बदलाव से बेचैनी है। आखिर क्यों? पहले जिन पर सवाल उठाते थे, अब उनको हटाना रास नहीं आ रहा या फिर नई टीम बनाना नहीं भा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद सूचना प्रसारण मंत्री आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी खबर यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई टीम है उसकी बैठक चल रही है। मोदी कैबिनेट की ये वर्चुअल मीटिंग है जो इस वक्त जारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं और ये कैबिनेट बैठक वर्चुअली की जा रही है, यानी कि मुलाकात नहीं हो रही है लेकिन वर्चुअल मुलाकात है ये। और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अनुराग ठाकुर की और वो भी आपको दिखाएंगे, यानी कि नए सूचना प्रसारण मंत्री क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज मेरे साथ महाभारत में कौन मेहमान है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, मेरे साथ जुड़ रही हैं लेखक कॉलमनिस्ट शुभराष्ट्र, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश प्रताप सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता सैयद जफर साहब, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और साथ ही किशोर तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताऊं कि कौन से सवाल हैं आज महाभारत के केंद्र में। नए तेवर, तौर तरीके और तजुर्बे से आखिर किसको तकलीफ है और कैसी तकलीफ है? सवाल आज पूछ रही हूं महाभारत में कि सकारात्मक बदलाव से विपक्ष को कैसी शिकायत? सवाल आज पूछ रही हूं कि इस्तीफे में नैतिकता पर जोर, फिर काहे का शोर? और सवाल आज महाभारत में यह भी कि युवा महिलाओं की भागीदारी पर क्यों हंगामा जारी है? मैं इन्हीं सवालों के साथ महाभारत की शुरुआत कर रही हूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टीम में एक बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो राहुल गांधी ने उनके बारे में क्या कहा था, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसका क्या जवाब दिया है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर गए थे। रियलिटी ये है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। रियलिटी ये है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। तो आपने सुना कि राहुल गांधी कह रहे थे कि आपको ना मान मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा और ना ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसका जवाब दे दिया। बतौर मंत्री उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया उनके बारे में यह भी आपको दिखाती हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बिके हुए महाराज हैं, बिकने को तैयार महाराज एयरलाइन संभालेंगे, क्योंकि उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है, और इसीलिए यह ट्वीट, क्योंकि महाराजा जो कि आइकॉन है एयर इंडिया का, और इसीलिए लिखा बिके हुए महाराज, बिकने को तैयार महाराज एयरलाइंस संभालेंगे। यानी कि किस तरह से वार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जारी है। एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई दे रही है, और वो तस्वीर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की सचिन पायलट के साथ, और लोग उस पर क्या लिख रहे हैं? लोग लिख रहे हैं जहाज आ गया है, पायलट कब आएगा? यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में शामिल हुए, आज मंत्री बन गए हैं, आज उन्होंने कार्यभार संभाला, और लोग सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं जहाज आ गया, पायलट कब आएगा? यानी कि सचिन पायलट अब कब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। ये मैंने तस्वीर इसलिए दिखाई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम है इस न्यू टीम मोदी में
जिनको लेकर लगातार विपक्ष का हमला जारी है। और इसीलिए मैं शुरुआत सैयद जफर साहब आपके साथ कर रही हूं। सैयद जफर साहब, मुझे यह बताइए, न मान मिलेगा न सम्मान मिलेगा, यहां तो मंत्री बन गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, जब वो 2002 में पहला उपचुनाव जीत के गए थे और 2004 में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार बनी थी, जब उनको पहला आम चुनाव जीतने के बाद भी राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की सरकार ने उनको मंत्री बनाया था। 2009 में जब वो जीत के गए थे तब भी उनको मंत्री बनाया था। 2014 में जब वो कांग्रेस पार्टी बाहर हुई थी तब भी वो सदन में उप नेता थे। और ये सब जानते हैं, उससे ज्यादा आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी के सखा के रूप में उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। जिस मान और सम्मान और विचारधारा की बात तो सखा के लिए तो खुश होना चाहिए या उन्हें बिका हुआ इंसान बताना चाहिए? मैंने आपको ट्वीट भी दिखाया सर उनका। सखा के लिए तो हम खुश होते हैं, उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, हम खुश होते हैं। यहाँ तो आप उन्हें बिका हुआ इंसान बताने लग गए ट्वीट में। जवाब पूरा सुन लेंगे? जी बोलिए ना सर, जवाब पूरा सुन लेंगे बिल्कुल, तो आपके सारे सवाल के जवाब आ जाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या सिंधिया जी पहली बार मंत्री बने हैं केंद्र में? 2 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको मंत्री बनाया। और रही बात बिकाऊ की या बिकने की, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही कई बार और उनके समर्थक मंत्रियों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विधायकों को खरीद रही है, प्रोत्साहन दे रही है, 20 करोड़ बोल रही है, 30 करोड़ बोल रही है। ये कांग्रेस पार्टी में जब सिंधिया जी जब उन्होंने बोला, तो अब जब उन्होंने बोला और ये 20 से 22 लोग वहां पे गए और 15 महीने की सरकार में आपने जिस प्रकार से 15 महीने बाद मंत्री पद को स्वीकार किया, इससे साफ जाहिर होता है कि आप बिके हुए थे, आपने सौदा किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अंत में नहीं, सैयद जफर साहब एक नए मंत्री जिन्होंने आज कार्यभार संभाला, अब आप खुलकर उन पर आरोप लगा रहे हैं बिके होने का। आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो पार्टी बदल कर कहीं जाता है वो बिका हुआ इंसान होता है? क्या ये कहना चाह रहे हैं आपकी पार्टी में कोई दूसरा आए तो वो बिका हुआ होगा? वो बिका हुआ है ये मैं मानूं? आपने मेरी बात सुनी, लेकिन मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैंने कहा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायकों को खरीद रहे हैं, 20 से 35 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए क्या उन्होंने झूठ बोला था? और उन्होंने अगर कहा दिनेश जी मैं आपके पास एक बार आ रही हूँ, फिर मैं शुभराज आपके पास आऊंगी, आरपी सिंह जी भी कनेक्ट हो जाए। मुझे एक बात बताइए दिनेश जी, ये कह रहे हैं मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा इस कैबिनेट में हिस्सा होंगे, ये बहुत समय से कहा जा रहा था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने पर, छोड़ने पर पार्टी, जिस तरह का तंज राहुल गांधी ने कसा था और उन्होंने कहा था कि कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस रीशफल से ये नहीं बता दिया कि जो लोग पार्टी में आ रहे हैं, जो कद्दावर नेता है, भले ही आप किसी और पार्टी से हैं, लेकिन आप कद्दावर नेता हैं, आपको पार्टी ने खुले हाथों से अपनाया है, मंत्री पद दिया है? निश्चित तौर पर सुचारुता जी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कैबिनेट ने सिद्ध किया है कि अगर आपके अंदर योग्यता है, अगर आपके अंदर ऊर्जा है, तो निश्चित तौर पर उस योग्यता और ऊर्जा का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। और कहां नहीं मान सम्मान हो रहा था? ज्योतिरादित्य का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहा है कि कांग्रेस में नहीं हो रहा था? या सचिन पायलट का आज मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है कि कहां नहीं हो रहा है? आज कैप्टन अमरिंदर की लड़ाई किस तरह से पंजाब में सिद्धू के साथ चल रही है, किसका मान सम्मान नहीं हो रहा है? इस यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए सुचारुता जी। और जो जफर साहब कह रहे थे, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट को बनाने में, किसी भी सरकार के कैबिनेट को रिसफल करने में, फेरबदल करने में योगदान किसका होता है, रोल किसका होता है? प्रधानमंत्री सेना नायक होते हैं, अपने किन सेनापतियों को रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि कांग्रेस को या विपक्षियों को तकलीफ इस बात की हो रही है, यही मैं उसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह की बात जफर साहब कह रहे थे कि पिछली सरकार में आप ले लीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार में, क्या मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कैबिनेट का निर्माण किया था? किनको बनी बनाई कैबिनेट दे दी गई थी? दिक्कत इस बात की है, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में जिस तरह के युवा चेहरों को, एनर्जेटिक चेहरों को, महिलाओं का और पूरे भारत का एक प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, ये देखकर घबराहट हो रही है। अरे इनकी सरकार थी, एक मंत्री तिहाड़ जाते थे, दूसरे वापस आते थे, दूसरे आते थे, तीसरे जाते थे, चौथे आते थे। तकलीफ इस बात की है कि इतनी अच्छी सरकार चल रही थी
और अगर ये नए सबसे बड़ी चेहरे और बात मैं एक बार तो शुभराष्ट्र आपके पास आऊंगी। ये तकलीफ है। मुझे बताएं, अगर आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं, शुभराष्ट्र मुझे ये बताइए कि जिस तरह से जो बात दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, 2G स्कैम हुआ और हमने देखा उसके बाद जिन पर आरोप लगा वो मंत्रिमंडल में बने रहे। हमने देखा किस तरह से कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, उसके बाद भी मंत्री बने रहे। क्या उस तरह का कैबिनेट फेरबदल होना चाहिए जिसमें जो दागदार है वो तो बने रहे? सुचरिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत विचित्र परिस्थिति है। प्रॉब्लम होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अगर जो भी विपक्ष जो भी कह रहा है वो एक्चुअली प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए थी, बट मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी आकर ये कह रहा है, किसी भी फोरम पे ये कह रहा है कि गलत किया गया। जो भी किया गया बहुत अच्छा किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के स्वर है। विपक्ष को पेट पर क्यों हो रहा है इस कैबिनेट रीशफल से, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। 2-3 बातें हैं जो एक बतौर नागरिक बहुत गर्व करने वाली बात है कि जिस तरीके से युवाओं को और जिस तरीके से महिलाओं को न केवल सम्मान दिया गया बल्कि उचित कैबिनेट में उनके प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को देखते हुए, हाँ बोलिए शुभराज। जिस तरीके से प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को देखते हुए लोगों को मंत्रालय सौंपे गए, ये बहुत ये विलक्षण घटना है। ये सिंबॉलिकली ऐसा नहीं किया गया कि 11 महिलाओं को दे दिया गया। आप देखिए डॉक्टर हैं जिनको MOS हेल्थ बनाया गया। आप देखिए सर, अभी मैंने बोला नहीं है, थोड़ा सा इंतजार, बस आ रही हूँ आपके पास। थोड़ा सुन लीजिए सर। महिला, एक तो ऐसी महिलाओं की आवाज कम है इस पैनल में भी, तो थोड़ा बोल लेने दीजिए, जो मन में है वो बात कह लेने दीजिए। प्रतिमा भौमिक जी को देखिए सुचरिता जी, मैंने काम किया है उनके साथ त्रिपुरा में। ऐसी कार्यकर्ता जिन्होंने माणिक सरकार की न केवल चूल्हे हिला दी, हटा दिया, उनके ही एक तरीके से लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया और उनको आज मंत्रिमंडल में उनकी उपस्थिति है। ये बहुत गर्व का विषय है। ये कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे ख्याल से गर्व का विषय है। दूसरी बात आती है जो पार्टी में, जो इस पार्टी को छोड़कर लोग दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वहां पार्टी में सम्मान मिलता है। ये हमसे बात छुपी हुई तो नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या बयान दिए पहले। ये भी बात छुपी नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज क्या बयान दिए। ये भी बात छुपी नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई। तो इन राजनीतिक पेचों में पड़ करके आम जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे ये कहना है कि एक युवा होने के नाते अगर मैं आज मंत्रिमंडल को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल में ऐसे नेता हैं जो आज से 5 साल 10 साल की प्लानिंग नहीं, 40 और 50 साल की प्लानिंग में सोचने वाले लोग हैं। जी किशोर जी, मैं आपके पास आऊंगी, अतुल जी के पास आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे आपने सवाल उठाए, लेकिन उससे पहले शुभराष्ट्र बता दूं कि भले ही महिला पैनल में एक ही हो, लेकिन आप बोल रहे हैं एंकर भी महिला है, तो आवाज दबने नहीं देंगे महिलाओं की, चिंता मत करिए आप। मैं किशोर जी आपके पास आ रही हूँ, महिलाओं की आवाज दबने तो नहीं दी जाएगी और इस मंत्रिमंडल ने भी साफ कर दिया ये बात। इसमें भी महिलाओं की आवाज पुरजोर तरीके से है, लेकिन आपके नेता इसे PR एक्सरसाइज कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक डब्बा बदला है, पूरी की पूरी ट्रेन बदलनी चाहिए। क्यों सर, क्या तकलीफ है इस ट्रेन में? नहीं, देखो, मैं शिवसेना का प्रवक्ता की बात पहले कर देता हूं और शिवसेना प्रमुख की भी बात करता हूं कि महाराष्ट्र से जो 4 चेहरे लिए हमने उसका स्वागत किया है। मैं पंतप्रधान जी ने 7 साल के बाद जो 43 मिनिस्टर बदले हैं उसमें कुछ जैसे धर्मेश प्रधान को बहुत जवाबदारी दी है, किरण रिजिजू को दी है, अश्विनी वल्लभ को दी है, तो मैं इनका जो करियर है उसके लिए मैं बोलता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अच्छा दिया है, लेकिन एक बात की एडमिशन हुई है कि पिछले वक्त जिन लोगों को हकाला गया है उन लोगों के पास जो मंत्रालय थे, यानी आरोग्य मंत्रालय बराबर काम नहीं कर सका, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में काम नहीं हुआ, एजुकेशन में नहीं हुआ, रोजगार में नहीं हुआ, तो सरकार का एक एडमिशन है इसके पीछे। लेकिन बचे हुए 3 साल ये टीम अच्छा काम करेगी, ऐसा मैं सोचता हूं। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूं, आपकी सरकार में, महाराष्ट्र की सरकार में भी एक अहम मंत्री को पद से हटना पड़ा है, तो क्या उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगू? हालांकि वहां पर तो बहुत गंभीर आरोप हैं, यहाँ तो आरोप भी नहीं थे, लेकिन क्या मैं मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगूंगी? बताइए मुझे किशोर जी। नहीं, आवाज बंद हो गई क्या? पंतप्रधान जी का इस्तीफा मांगना या नहीं, मैं बात कर रहा हूं ना। देखो,
पंत प्रधान जी का राजीनामा मांगना वगैरह तो बात गलत है। हाँ। उनका वो अधिकार था, उन्होंने वो एक्सरसाइज किया, आप ही के नेता मांग रहे हैं। पहली बार आपने अगर स्टोरी देखी हो जो मैंने चलाई बहस से पहले, उसमें आपके ही नेता थे, मेरी बात तो सुनो, इस्तीफा मांग रहे थे प्रधानमंत्री का। आरपी सिंह जी, एक बात जी जी सुचरिता में जी बात कंप्लीट करिए, फिर आरपी सिंह जी आएंगे। हाँ बोलिए बोलिए। आरपी सिंह को बोलने के पहले मुझे एक बात बोलने दो। बोलिए। आरपी सिंह को बोलने के पहले मुझे एक बात बोलने दो कि सुचरिता जी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि नागपुर की लिस्ट को इग्नोर करके प्राइम मिनिस्टर ने अपने विवेक से लोगों को चुना है। तो अब आरएसएस का रोल नई सरकार में कम है और मोदी का रोल है। आपको चिंता हो रही है? उत्तरदायित्व सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आरएसएस के रोल पर आपको चिंता हो रही है। आप लोग बार बार कहते हैं आरएसएस का हस्तक्षेप है। अब आप दूसरी बात करें कि आरएसएस को इग्नोर करके बीजेपी ने फैसला लिया, प्रधानमंत्री ने लिया, उसमें भी दिक्कत है। सर जाए तो जाए कहाँ? आरपी सिंह जी जाए तो जाए कहाँ? नहीं, मुझे सुचारिता, मुझे हंसी आ रही थी जी कि किस प्रकार की बात करते हैं हमारे विपक्ष के मित्र। अगर आप नागपुर के नजदीक चले जाएं, कोई रोक थोड़ा है। नागपुर कोई पॉलिटिकल पार्टी की नजदीकी दूरी थोड़ा देखता है। वो तो देश हित की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जब तक आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, आप भी उनके साथ चल सकते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हम साथ चलेंगे। आरपी सिंह, प्रकाश जावड़ेकर और नारायण राणे में क्या कंपैरिजन है? प्रकाश जावड़ेकर और नारायण राणे में कोई कंपैरिजन है? प्रकाश जावड़ेकर को घर बिठा दिया और नारायण राणे को ले आए। सर वो नारायण राणे जी की तो आपकी पुरानी ठीस है ना सर, वो तो मैं समझ सकती हूँ। आपकी पार्टी छोड़कर गए बीजेपी में, तो आपको कहाँ पसंद आने वाले हैं वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ये बताइए, आरएसएस वाला ये जो जी आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। मैं मानता हूँ नारायण राणे की इनको टीस है, क्योंकि इनका एक वोट बैंक पर सीधा प्रहार दिख रहा है। इनको वोट बैंक, इनको दिख रहा है कि इनका जो वोट बैंक है वहाँ पे महाराष्ट्र में कोंकण रीजन के अंदर उनको दिक्कत हो रही है। वहाँ पर अभी जो चुनाव होने वाले हैं आगे म्युनिसिपैलिटीज के, उसमें इनको दिक्कत होने वाली नारायण राणे के चलते हुए। आरपी सिंह वो तालुका का नेता है। धोखा नहीं, आपको अच्छी बात की मैं आपको एक बार अच्छा बोलने तो दीजिए उन्हें, किशोर जी बोलने तो दीजिए, उसके बाद जवाब, उसके बाद बोलिएगा सवाल। हाँ बोलिए। मैं आपको ठोका, एक बार ही ठोका मैंने। हाँ बोलिए सर। तो आप इस बात की तारीफ नहीं कर रहे कि 47 में से 27 ओबीसी हैं, 12 शेड्यूल कास्ट हैं। मतलब हमने, और पूर्व उत्तर से भी लोग आए हैं। अभी पूर्व उत्तर के भी मंत्री बनाए गए हैं, 3 मंत्री पूर्व उत्तर से। पहली बार हुआ कि इतना इम्पोर्टेंस, इतना रेलेवेंस पूर्व उत्तर को मिला है किसी प्रधानमंत्री के मंत्रालय में, कैबिनेट के अंदर। तो पूरा देश के अंदर, तमिलनाडु से भी एक मंत्री है। तो एक व्यापक और पूरे देश की चिंता करते हुए एक पूरा डिटेल्ड कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, जिसमें महिलाओं को भी इंपॉर्टेंस दिया गया, युवाओं को भी दिया गया, टेक्नोक्रेट्स को भी दिया गया, ऐसे लोगों को भी दिया गया ऐसे लोगों को भी दिया गया है जो कि अपने डोमेन के पास जा रही हूं जी। तो एक अच्छा कैबिनेट बना है और एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और एक ये मत छोड़िए, प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। मैंने प्रकाश जी के साथ काम किया कई साल, बहुत बढ़िया हमारे नेता हैं। उनके लिए और पार्टी में काम है ना, पार्टी में कुछ लोग आपके पास तो सरकार के, आपके पास सरकार और पार्टी में दोनों मिलाकर काम करने की आल पड़नी चाहिए। आपने जो बात बोली आरपी सिंह जी, मैं एक बार वो दिखा देती हूँ, एक बार मैं तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरह से जो कैबिनेट में चेहरे हैं। और वो दिखा मैं इसलिए रही हूँ, अतुल जी गौर से देखिएगा, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि नैतिक अधिकार खो दिया, इसको किस तरह से सरकार बदली है। लेकिन इस सरकार को जब बदला है तो उसमें अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है। कौन है अश्विनी वैष्णव? बीटेक है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जल्दी जल्दी दिखाएं। और ये इनकी खूबियां हैं कि एमटेक आईआईटी कानपुर से उन्होंने किया, ये उनके बारे में आपको जानकारी देख रही हूं। वॉर्टन स्कूल से एमबीए उन्होंने किया है। और ये अश्विनी वैष्णव आईएएस हैं और कैसे ऑल इंडिया रैंकिंग में 27वें नंबर पर कलेक्टर रह चुके हैं बालासोर के। ये सब उनके बारे में दिखाता है कि किस तरह का प्रशासनिक अनुभव उन्हें रहा है। सीमेंस जैसी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, हजारों करोड़ की कंपनी है, एमडी है, जीई ट्रांसपोर्टेशन के रह चुके हैं। ये हमारे रेल मंत्री हैं। सर ऐसा बायोडेटा अतुल जी तो बहुत कम लोगों का होता है। ये आपके नए रेल मंत्री का बायोडेटा है, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो इस्पात मंत्री हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी है, बिहार सरकार में प्रधान सचिव रह चुके हैं। ये सारे लोग वो हैं जो कि अपनी प्रशासनिक क्वालिफिकेशंस की वजह से इस सरकार में जगह बना चुके हैं। आरके सिंह को तो आप लोग जानते हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, गृह सचिव रह चुके हैं। इन सबको अनुभव है कि किस तरह से काम किया जाता है, सरकार को चलाया जाता है। मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, जानी मानी वकील है। और किस तरह से भूपेंद्र यादव जो कि संगठन में काम कर चुके हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं।
डॉक्टर एसपी सिंह बघेल पीएचडी है मिलिट्री साइंस में और एलएलबी है, खुद वकील रह चुके हैं। अब ये सारे मैं आपको वो बायोडेटा दिखा रही हूं अतुल जी, जो कि वो लोग हैं जो प्रशासनिक अनुभव से भरे हुए हैं, जो सरकार को चला सकते हैं। इनको अगर कैबिनेट में जगह दी गई तो आप कह रहे हैं सरकार की नाकामी है, अतुल जी? देखिए सुचारिता जी, अभी जैसा आपने शुरू में कहा कि ये जो नई कैबिनेट है, ये मोदी कैबिनेट का पहला दिन और पहला शो है। हाँ। और ये जो पिक्चर आप चला रही हैं, ये बात ठीक है कि पुरानी पिक्चर जो है फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, इसलिए नई पिक्चर आप चला रही हैं। मोदी जी नई पिक्चर लेकर के आए हैं, परंतु जिस तरीके से पुराने मंत्री फेल हो गए, नए मंत्री लेकर के आ गए, परंतु आज अरे यार चुप हो जाओ। आरपी सिंह जी, तुम्हारा खूब सुना मैंने, मेरी भी बात सुन लो 2 मिनट। अरे आरपी सिंह जी, आप लोगों की यही आदत है कि अपने आप समय भी, अरे आरपी सिंह जी, आप लोग अपना समय भी लेते हैं और जब विपक्ष के लोग बोलते तो उनका समय भी लेना चाहते हैं। सरकार की ओर से अपनी पट भी अपनी। अरे भैया नहीं, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट आरपी सिंह जी, एक मिनट आरपी सिंह जी, एक मिनट अतुल सक्सेना जी बात कर ले। अतुल जी मुझे ये बताइए, कैबिनेट फेरबदल कब से सरकार की असफलता का मार्कर होने लग गया, मुझे ये बताइए। मैं ये समझना चाहती हूँ, आप बोल रहे हैं कि सरकार विफल हो गई इसलिए कैबिनेट बदल दिए, इसलिए मंत्री बदल दिए। अरे मैंने तो उदाहरण दिए कि कब किस तरह से बड़े बड़े स्कैम हुए और वो मंत्री सरकारों में बने रहे। अच्छा सुचारिता जी, आप ये देखिए जो आज जनता जिस मुद्दे, अरे फिर बोलने लगे, इन्हें चुप कराइए भी सुचारिता जी, आप तभी तो मैं बोल पाऊंगा। क्वेश्चन आप मेरे से करते हैं, जवाब ये देते हैं जो है। आप पर उठाए तो आप जवाब देंगे, 1 मिनट ठीक है, बोलिए अतुल जी। बोलने दीजिए, आप बोलो पहले, आप बोलो। तो बोलो ना, देखिए सुचारिता जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, देखिए फिर बोल दिए। अरे यार आप तो अरे आर के सिंह भाई साहब, आप तो सत्ता में है, जरा कुछ बातें हमारी भी कह लेने दीजिए। सर आप तो कह रहे हैं अतुल जी, मुझे ये बताइए, आर के सिंह बोलने दे जब तो। ठीक है सर, आप बोलिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये जो फेरबदल हुआ है, इसमें आपको सरकार की असफलता नजर आ रही है या फिर यूपी के रास्ते पर सफलता नजर आ रही है? इससे तो नहीं डर रहे कहीं? अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। हाँ, सुनिएगा, आपसे 1 मिनट चाहता हूँ मैं, जी बिना इंटरप्शन के। देखिए जिस तरीके से आज देश का जनमानस जो है जिस दंश के, भाजपा के जिस दंश को झेल रहा है और उससे प्रताड़ित होकर के जो जनता है वो नए मंत्री नहीं, नई सरकार चाहती है, पहला मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, जिस तरीके से आपने कोरोना काल में देखा, बेरोजगारी है जिस तरीके से, हाँ। आज जनता तंग है, प्रताड़ित है, इसलिए पूरी की पूरी सरकार बदलना चाहती है। और ये अनुभवहीन जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री अनुभवहीन थे। सुचारिता जी, आप जानती होगी किसी भी कंपनी में आप उदाहरण दे दीजिए, यदि आपके चैनल का मैं उदाहरण दूं, कोई रिपोर्टर यदि ठीक से रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो आप उसे बदलने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या उसी पे चलाते रहेंगे? तो इसी तरीके के सरकार का फेलियर है। अब सरकार उस फेलियर को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए, गुमराह करने के लिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में होने हैं, गुजरात में होने हैं, हिमाचल में होने हैं, मिजोरम में होने हैं, तो इस तरीके जहां जहां चुनाव होने हैं उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, इस पर्दे को डालने के लिए जो ये हमारे देश में इतने राज्य हैं कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहा होता है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहा होता है। लेकिन मैं दिनेश जी आपसे पूछ रही हूँ, ये जो बात अतुल जी कह रहे हैं, ये बात अतुल जी कह रहे हैं कि इसलिए हटाया गया क्योंकि ये असफल लोग थे, इन्होंने काम नहीं किया। लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड तैयार किसने की है? विपक्ष ने की है या सरकार ने की है? सुचारिता जी, दिक्कत अतुल जी के साथ यही है, अब ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको बात किस तरह की करती है। कभी तो कहेंगे कि नहीं कुछ इंजन गड़बड़ थे, कुछ इंजन के बदलने से काम नहीं चलेगा। जो लोग अपनी ट्रेन के इंजन को नहीं बदल पा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के लोग जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं। कभी मां बनेगी, कभी बेटे बनेंगे, और जिनको भारत देश की पूरी जनता जिसको नकार चुकी है, उस नकारा इंजन के सहारे पूरी ट्रेन को दौड़ाना चाहते हैं। अगर अब भी इनको नहीं समझ में आ रही है, आज अगर मोदी जी के इस कैबिनेट को देख को भी इनको समझ में नहीं आ रही, तो इनको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, या तो जानबूझकर ऐसा करना चाहते हैं या तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इनको समझ में तो बिल्कुल आ रहा है
लेकिन ये परेशान हैं कि असल में मोदी जी की कैबिनेट और मोदी जी की सरकारें कैसे करती चली जा रही। इनके यहाँ तो युवा चेहरे का मतलब है सिर्फ राहुल गांधी, जिसको देश की जनता नकार दे, लेकिन सबसे योग्य और युवा उसी को मानेंगे। एक सेकंड अतुल जी, एक मिनट मैं सैयद जफर साहब के पास जा रही हूँ। सैयद जफर साहब के पास जा रहे हैं। सैयद जफर साहब को लीजिए। अतुल जी एक मिनट, सैयद जफर साहब को लीजिए, क्योंकि दिनेश जी सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। सैयद जफर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वो कह रहे हैं युवा चेहरा आपके लिए सिर्फ एक ही है, आपके नेता राहुल गांधी, इसीलिए आपको बाकी युवा चेहरों को पार्टी और सरकार में लाने का मतलब ही समझ नहीं आता है। क्या ये सच है? पहले कहेंगे नागपुर। देखिए, आपकी मैंने पूरी बात को सुना समझा, बाकी प्रवक्ताओं की बात को भी मैंने सुना और समझा, और जो आपके डिबेट की आत्मा है वो मोदी सरकार के रिसफल को लेकर है। मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं इन सब बातों को सुनते हुए। देखिए, जो लोगों को हटाया गया है, देखिए एक बात और समझ लीजिए, राहुल गांधी की छवि से या नरेंद्र मोदी की छवि से इस देश में क्या फर्क पड़ने वाला है, ये अपनी जगह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की सफलताओं से देश की आम जनता को लाभ होता है, सरकार की असफलताओं से आम जनता को नुकसान होता है। जिस प्रकार से डॉक्टर, अभी आप बायोडाटा बता रही थी, जिस प्रकार से डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि डॉक्टर हैं, जिनको आपने स्वास्थ्य मंत्री बनाया, सर, और 1,72,000 करोड़ के घोटाले से किसे नुकसान हुआ था? किस तरीके से लोगों का, जफर साहब 1,72,000 करोड़ का घोटाला याद है आपको? 1,72,000 करोड़, या फिर मैं कम बोल रही हूँ? गलत फिगर बोलती मैंने। एक सेकंड जफर साहब, जफर साहब उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट सुनिए मेरी बात, जो मैं कह रही हूँ बात तो सुन लीजिए। जफर साहब, मैंने सिर्फ एक चीज कही। दिनेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि 1,72,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, उसके बाद भी मंत्री किसी सरकार में बने गए थे। क्विज आपके लिए है, वो कौन सी सरकार थी? कहाँ है? अरे कहाँ है? वो जेल में है क्या? जो नारायण राणे नहीं सर, मैंने एक सवाल पूछा, आप जवाब देंगे। वो कौन सी सरकार थी और वो कौन से मंत्री थे जो बने रहे जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो गया? सुन तो लीजिए, सवाल आपने कर दिया, जवाब तो सुनिए। जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री का शपथ लिया है, वो महाराष्ट्र के अंदर 300 करोड़ रुपए के घपले में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके ऊपर। अब देखिए, आप फिर नरेंद्र मोदी की सरकार पर सर आप सवाल उठाइए, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, जफर साहब। एक मिनट दिनेश जी, और देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सर घोटाले होते रहे, घोटाले पर घोटाले होते रहे, आपने मंत्री नहीं हटाए। कैबिनेट एक्सपेंशन किया लेकिन आपने मंत्री नहीं हटाए। और आप ये कह रहे हैं कि एक युवा टीम, एक ऐसी टीम जिसमें प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ाया गया, प्रशासनिक कौशल वाले लोग लाए गए, उस पर आप सवाल उठाकर कह रहे हैं कि ये नाकाम विफल थे इसलिए हटा दिए। लगातार बलात्कार हो रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। आपके समय पे नहीं हुआ, आपके समय पे नहीं हुआ, आपके समय पे सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आपने अच्छा, आप इसको मान लीजिए आज हो रहा है, बेरोजगार तो राहुल गांधी हो गए, वहाँ वो अमेठी से बेरोजगार हो गए। नरेंद्र मोदी सरकार यही स्थिति है। मान रही है ना कि नरेंद्र मोदी, ठीक है, मैं शुभराज आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड, मान रही हो ना कि भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। शुभराज, अगर आप मुझे सुन, ठीक है, एक मिनट, मैंने एक क्विज पूछा था शुभराज, अगर आप उसका आंसर देना चाहें, अगर आपको जवाब पता हो तो बता दीजिए मेरे दर्शकों को। ठीक है जफर साहब, सवाल जवाब वो देख लेते हैं, अगर उनको पता है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एक बार शुभराज जी। सुचेता जी, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि 2000। ठीक है जफर साहब, एक बार सवाल का जवाब देख लेते हैं। मैं आऊंगी ना आपके पास सर। हाँ बोलिए शुभराज। सुचरिता जी, इस सवाल का, ये इतना बेसिक सवाल है जिसका जवाब दे करके मुझे लगता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं रिपब्लिक भारत के, उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको टेस्ट करने वाली बात है। हम सबको मालूम है कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ, एक जवाब दूंगा। कार्यकाल छोड़ना पड़ा, गद्दी छोड़नी पड़ी क्योंकि वो करप्शन में इतने ज्यादा लिप्त थे। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा अभी मैं टिप्पणी नहीं करूंगी सुचरिता जी, क्योंकि वो पार्टी पावर में नहीं है, वो पावर में आ भी नहीं सकती है जिस तरीके का उसका रवैया है उससे। लेकिन मैं एक दो चीजें बोलना चाहती हूँ। जफर जी ने 2-3 सवाल उठाए, उसमें से एक बड़ा सवाल उठाया डॉक्टर हर्षवर्धन पर। आज मैं अभी मैं शो के दौरान ही देख रही थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर के बिहार हो, असम हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कितने ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ट्वीट करके लगातार ये कहा है कि आपके ऑफिस में जब मैंने फोन किया तब मेरा फोन उठाया गया
जो भी बन पड़ सकता था आपके ऑफिस से वो काम किया गया। ये एक एक्नॉलेजमेंट है अपने कार्यकर्ता का एक लीडर को लेकर। कोरोनिल इस बात का भी को प्रचार कांग्रेस किया। सर अभी मैंने बोलना खत्म नहीं अरे किया है। निकाला थोड़ा क्यों गया? पेशेंस रखिए, इतने अच्छे थे थोड़ा तो। पेशेंस रखिए भाई साहब। अरे भाई निकाला क्यों गया? सर किशोर जी मैंने बात नहीं, अरे निकाला क्यों गया? सर वो शुभराष्ट्र जी को कैसे पता होगा? वो तो काम का आंकलन कर रही हैं उनके, वो थोड़े ही, वो प्रधानमंत्री मोदी की टीम में थोड़े ही है जिसने हटाया है। जी शुभराष्ट्र, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही मैं। अरे भाई ठीक है, एक सेकंड उन्हें बात तो कंप्लीट करने दीजिए सर, एक मिनट। किशोर जी प्लीज उनको भी बात करने दीजिए, उसके बाद आप रखिएगा बात सर, आप रखिएगा बात। हाँ बोलिए शुभराष्ट्र। लेकिन मैं एक दो चीजें मैं और जोड़ना चाहती हूँ इसमें। डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया या डॉक्टर हर्षवर्धन के काम को और बिल्डअप करने के लिए नए और युवती की टीम को ऐड की गई, इसको देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। और हम दूसरे नजरिए को क्यों नहीं देख रहे, मुझे इससे परेशानी होती है। अभी आप जो मंत्रिमंडल का जो भी अभी विस्तार हुआ है, रिशफल हुआ है, जो भी शब्द यूज करना चाहे वो हम कर सकते हैं। आप देखिए जितने यंग फेसेस आए हैं उनको लेकर के भी विपक्ष का ये कहना है कि 2 लोगों से सरकार चल रही है, इसीलिए ऐसे लोगों को लाया गया। भाई साहब ये अगले 10 साल को सोचने वाले लीडर्स नहीं है। इनकी पॉलिटिकल जो थाती है वो अगले 10 साल में वो वृद्ध नहीं होने वाले हैं। ये आगे की 40 साल 50 साल के भारत के स्वप्न को देखकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं।